हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम एक जो इकोनॉमी की सीरीज़ है वो करवा रहे थे और उसमें हमारे जो 2021 के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हमारे रह गए थे। ठीक है। और इससे पहले हम 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और ये जो रहने वाला है, ये रहने वाला है हमारा ए सेट। ठीक है। और ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2020 तक के हम सारे जो क्वेश्चन है वो करवा चुके हैं सेक्शन वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। केवल और केवल इसमें इकोनॉमी की जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आरबीआई का गवर्नर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो आरबीआई है मेनली उसको गवर्न कौन करता है? मेनली उसको गवर्न करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन उसको गवर्न करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको गवर्न करते हैं। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं और एक होते हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ठीक है। अब जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं, एक तो गवर्नर हो गया हमारा, और जो चार होते हैं वो 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, नॉट मोर देन 4। ठीक है, नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स ये होते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स। इनकी टर्म जो है वो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और जो है मेनली इनकी टर्म, इनको अपॉइंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही इनकी जो टर्म है वो फिक्स कर दी जाती है। और यस, ये जो गवर्नर होते हैं ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। किसके लिए एलिजिबल होते हैं? ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। और याद रखना कि गवर्नर और इसके लिए, गवर्नर के लिए कोई भी इसमें क्वालिफिकेशंस नहीं बताई गई हैं कि मतलब व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर। ठीक है। तो याद रखना गवर्नर के लिए कोई भी आरबीआई एक्ट में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है कि उनकी मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। तो कितने साल के लिए होते हैं? रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स की लिस्ट में। एक होती है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की लिस्ट। जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो मेनली क्या है? नॉमिनेट करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो इनको नॉमिनेट करती है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को। 10 वेरियस फील्ड से होते हैं ये। ठीक है, 10 होते हैं वेरियस फील्ड से, और 2 जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो 10 होते हैं वो क्या होते हैं? वेरियस फील्ड से होते हैं। इसके अलावा मतलब ये तो हो गए ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, और कुछ अदर्स भी होते हैं। अदर्स में होते हैं हमारे 4 डायरेक्टर। 4 डायरेक्टर्स में से जो मतलब हर एक रीजनल या फिर लोकल बोर्ड मान सकते हो, उससे हर एक रीजनल बोर्ड से एक एक डायरेक्टर होता है। तो 4 डायरेक्टर जो होते हैं वो अदर्स में आते हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल जो ये हो गए 10, 4 और 4, ये जितने डायरेक्टर्स हैं ये सारे होते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में। और ये किस सेक्शन में दिया गया है? आरबीआई के सेक्शन 8 में ये दिया गया है कि जो आरबीआई है उसको गवर्न कौन करेगा। ठीक है, आरबीआई को गवर्न कौन करेगा ये किस में दिया गया है? सेक्शन 8 में दिया गया है। बताया गया है कि उसमें क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो आरबीआई को गवर्न करेंगे, और ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है। तो यस, गवर्नर ऑफ आरबीआई को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो अदर्स डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। सेकंड है, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये किस सेक्शन में दिया गया है? आरबीआई एक्ट में। ये सेक्शन 7 में दिया गया है। और लास्ट ईयर ये सेक्शन 7 का बहुत ही ज़्यादा मतलब वो था, न्यूज़ में था सेक्शन 7। ठीक है, कि सेक्शन 7 जो गवर्नमेंट है वो इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए ये स्टेटमेंट वाइज आया हुआ, डायरेक्ट इन्होंने सेक्शन 7 नहीं दिया है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को डायरेक्शन इशू कर सकती है। थर्ड है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। तो यस, गवर्नर ऑफ जो आरबीआई है वो कहाँ से पावर
ड्रॉ करता है वो आरबीआई एक्ट से ही अपनी पावर ड्रॉ करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, हमारा आंसर आ गया डी। देखो ये तो हो गया क्या हो गया ये कि गवर्नर्स के बारे में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन गवर्न करता है आरबीआई को। एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मॉनिटरी पॉलिसी हमारी कैसे, मतलब आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी को कैसे गवर्न करता है। जैसा कि आपको पता है ये डिफरेंट कंसेप्ट है। ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, ये तो बहुत बाद में क्रिएट की गई थी। 2016 में ये पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी। ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो, और ये किसके लिए है? फॉर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, जो हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म करते हैं, हर 5 साल में इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। ठीक है, हर 5 साल में इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। और कौन करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग? गवर्नमेंट करती है। याद रखना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग गवर्नमेंट करती है। किसके साथ मिलके? आरबीआई के साथ मिलके। ये भी मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, और ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। उन 6 मेंबर में से अगर आप बात करो कि इसमें जो 3 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट से होते हैं, और जो 3 मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। अब जो 3 मेंबर्स होते हैं, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनिटरी जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करती है। ठीक है, और ये हो गए हमारे जो आरबीआई को गवर्न करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, इनको याद रखना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया हमारा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विद रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया। कैजुअल वर्कर्स के बारे में बताना है। ये है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। देखो जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं वो इंटाइटल्ड हैं। देखो वो इंटाइटल्ड हैं, उनको दिया जाए या ना दिया जाए उनको पता है, तो वो ईपीएफ कवरेज में आ सकते हैं, नहीं वो तो नहीं आ सकते। तो ये किस में दिया गया है? ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट में ये दिया गया है कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स है वो इंटाइटल्ड हैं। किस में दिया गया है? ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस जो एक्ट है, प्रोविजंस एक्ट है, उसमें ऐसा दिया गया है कि यस ये इंटाइटल्ड है। सेकंड है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि सबको है। मिनिमम वेजेस रूल्स 1950 के अकॉर्डिंग है। ये मिनिमम वेजेस जो रूल्स है 1950 में बने थे उनके अकॉर्डिंग उनको मिनिमम वेज और मिनिमम वर्किंग आवर्स हैं उनके लिए। थर्ड है द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ये बोल रहा है कि केवल और केवल गवर्नमेंट जो है वो कैन नोटिफिकेशन से ये गवर्नमेंट कर सकती है कि केवल और केवल जो उनकी सैलरी है, वेजेस है, वो केवल और केवल बैंक अकाउंट से दिए जाए। बिल्कुल ये भी सही है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017 में ऐसा किया गया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017 में ऐसा कई एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसा किया गया था कि केवल और केवल उनको बैंक अकाउंट से सैलरी दी जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? डी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैजुअल वर्कर्स के बारे में। और तो यूपीएससी की आंसर की आएगी फाइनल, इनका तो तभी होएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। देखो इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है? इकोनॉमी में पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो अगर हमें इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा? लोगों के हाथ में पैसे देने होंगे। ठीक है, उनके हाथ में पैसे होने चाहिए। तो अब देखो कि कहाँ कहाँ पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये देख लो, कट इन टैक्स रेट में कट कर दिया तो बिल्कुल पैसे आ गए। अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे आप इकोनॉमी में तो क्या हो जाएगा? लोन्स जो है वो महंगे हो जाएंगे। तो लोन्स लोग नहीं लेंगे, और लोन्स लोग नहीं लेंगे तो उनके हाथ में क्या होंगे? पैसे नहीं होंगे। और हमें क्या करने हैं? उनके हाथ में पैसे देने हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। देखो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना, तो पैसे डालने हैं इकोनॉमी में, तो यस तो ये तो हमें डालने हैं। थर्ड है इंक्रीज इन टैक्स रेट। देखो टैक्स रेट में इंक्रीज करना। अगर टैक्स रेट में इंक्रीज कर दोगे तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे तो उनके टैक्स में चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग होगी। फोर्थ है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे, हमें क्या करना है? पैसे बढ़ाने हैं। तो रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? इकोनॉमिक रिसेशन के लिए इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ना इन क्वेश्चंस को, मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। मेनली जो कॉन्सेप्ट ये जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। देखो किस इसने बोल रहा है कि मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड, किसी भी सामान की जो मार्केट डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। वो कब इंक्रीज होगी, देखो किसी भी सामान की डिमांड कब इंक्रीज होगी, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। फर्स्ट है प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, जब उसके सब्सटीट्यूट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। देखो सब्सटीट्यूट क्या होता है, मान लो कि आप इसका एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, मान लो मैं आपको कार का बोल रही हूँ, इसका कोलगेट का प्राइस वो एग्जांपल देती हूँ। कोलगेट मान लो एक आप कोलगेट लेते हो और एक आप पतंजलि की जो वो आती है वो लेते हो, ठीक है, टूथपेस्ट। तो अगर मान लो आप कोलगेट ले रहे हो, ठीक है, और दोनों पहले 10 रुपीज़ के हैं, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ये जो पतंजलि वाली है ना, इसका प्राइस जो है ना वो बढ़ जाता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो लोग क्या करेंगे, मतलब अभी मान ले दोनों बराबर खरीदने हैं, तो जो इसका प्राइस मान लो 15 रुपये हो गया, तो लोग क्या करेंगे, कोलगेट को ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अगर वो कोलगेट को ज़्यादा खरीदेंगे तो इसकी क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। तो मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड इंक्रीज होगी, कोलगेट की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे समझ गया। अगर प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट इंक्रीजेज, अगर पतंजलि का प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड है वो गुड की क्या होगी, इंक्रीज होगी, कोलगेट की। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसी के साथ है। मान लो आप कार है, कार में आप फ्यूल मान लो, फ्यूल या पेट्रोल मान लो, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, कार को कम खरीदेंगे, कार को कम खरीदेंगे ना, कि फ्यूल का इतना ज़्यादा प्राइसेस है, पहले तो कार खरीदो, उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा, तो लोग इसको भी कम खरीदेंगे। तो इसकी अगर फ्यूल का प्राइस, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो कार का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिमांड क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, कार की कम हो रही है। अगर कार की डिमांड कम हो रही है तो ये क्या होगी, डिमांड हमें क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड नहीं है, ठीक है। थर्ड देखो, द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। देखो कोई भी इन्फीरियर गुड होता है ना, इन्फीरियर गुड ये मान लो कि मतलब जो लो कैटेगरी के पीपल जिसको खरीदते हैं, या फिर मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड की बात आ जाती है इन्फीरियर गुड्स में। तो जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना, तो जो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ठीक है, याद रखना। तो जो मतलब इन्फीरियर गुड मतलब लो क्वालिटी फूड की, तो मतलब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो हाई क्वालिटी या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे, छोटे ढाबों में नहीं खाएंगे। तो जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखना, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जो इन्फीरियर गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। क्योंकि जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखना इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता, तो थर्ड स्टेटमेंट भी नहीं है। फोर देखो, इट्स प्राइस फॉल्स, ये बोल रखे हैं कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, मान लो आप कोलगेट ही खरीद रहे हो, पहले वो 10 रुपये की दे रहे थे, और अब और पतंजलि भी, मान लो कि पतंजलि की भी 10 रुपीज़ की थी। अब कोलगेट ने अपना प्राइस रिड्यूस कर दिया, कोलगेट ने अपना प्राइस कितना कर दिया, मान लो 5 रुपये कर दिया। तो क्या होगा, कोलगेट की डिमांड तो इंक्रीज ही होगी ना, उनकी मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग और ज़्यादा कोलगेट को ही खरीदेंगे। तो यस, अगर उसका प्राइस गिरता है तब भी लोग क्या करेंगे, उसी को खरीदेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या करेक्ट है। तो ये है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको वहीं पे इतना दिमाग लगाना होगा जितना मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हमें बताना है। अभी रिसेंटली क्या था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कुछ वो आई थी, नोटिफिकेशंस आई थी। फर्स्ट है, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो इनको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़। इनको रेगुलेट कौन करता है, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ एंड आरबीआई, ये मिलकर करते हैं। और आरबीआई ने तो अभी जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जो रिवीजन मतलब दो सुपरवाइजरी एक्शन जो फ्रेमवर्क था वो आया था 2012 में, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए 2020 के जो रिवाइज्ड मतलब जो था रिवाइज्ड सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, उसमें क्या बताया गया कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये मतलब केवल आरबीआई और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को रेगुलेट करते हैं, कोई लोकल बोर्ड इनको रेगुलेट नहीं करता है। तो अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है।
दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, यस ये इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी। दे वर ब्रॉट अंडर प्रिव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट 1966, बिल्कुल ये इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर लाए गए थे 1966 में। तो ये क्वेश्चन भी। और लास्ट ईयर की जो करंट अफेयर्स थे उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स करंट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो इससे आपको देखने को पता चल रहा है कि जो करंट अफेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है उसके आसपास की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को बताता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बॉन्ड यील्ड के बारे में बात करनी है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, देखो इन्फ्लुएंस बता रखी है, बढ़ना घटना नहीं बता रखा, प्राइस बढ़ेगा घटेगा वो नहीं बता रखा, इसमें क्या बता रखा है हमें, इन्फ्लुएंस। देखो एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व, देखो यूएस का फेडरल रिजर्व या मान लो कि वहाँ का आरबीआई, ठीक है, यूएस का आरबीआई मान लो देखो यूएस का आरबीआई क्या करता है, अगर मान लो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अपना बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ के शेयर से पैसे निकाल के वहाँ के टी बिल्स खरीदेंगे, ठीक है। वहाँ के क्या करेंगे लोग, इक्विटी से पैसे निकाल के वहाँ पे टी बॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ से क्या होगा, फंड्स का आउटफ्ले होगा, तो यूएस से भी होगा, और जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है अगर वहाँ पे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो भी यूएसए की फेडरल रिजर्व में जाके क्या करेंगे, टी बॉन्ड्स खरीदेंगे, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो जो अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो क्या करता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बॉन्ड यील्ड को, ठीक है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी बॉन्ड यील्ड है वो नेगेटिव मैनर में इम्पैक्ट होएगी अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक्शन ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व अगर कुछ करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉन्ड यील्ड क्या इन्फ्लुएंस होती है, यस इन्फ्लुएंस तो होती है, अगर बढ़ाता है तो नेगेटिवली होती है और कम करता है तो पॉजिटिवली होती है, तो इन्फ्लुएंस तो होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है एक्शंस ऑफ आरबीआई, देखो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई की है मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे रेट्स को बढ़ाता घटाता है, तो बॉन्ड यील्ड पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। थर्ड है इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट इंटरेस्ट रेट, ये शॉर्ट इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन तो की ड्राइवर्स हैं इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया इसका, डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, एफडीआई में कौन कौन सा आता है, ये बोला कि एफडीआई में कौन कौन सा आता है। तो देखो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये भी आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये भी आते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ये भी आते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, देखो जो एनआरआई लोग यहाँ नहीं रह रहे वो क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं फॉरेन में, और उस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उनके फॉरेन करेंसी अर्निंग होती हैं वो उसमें डिपॉजिट करवाते हैं। तो अगर वो उसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं तो वो इंडिया में इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो वहाँ पे अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स एफडीआई में नहीं आते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, देखो डिवैल्यूएशन क्या होती है, मतलब जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू कम करने को बोलते हैं डिवैल्यूएशन। एक होता है डेप्रिशिएशन, खुद ही मतलब जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाना, खुद ही मतलब जब मार्केट प्राइसेस के हिसाब से करेंसी की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। और डिवैल्यूएशन होता है जब खुद कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो उसने बोला कि नेसेसरली उससे क्या होगा, देखो कोई भी डिवैल्यूएशन करता है तो उससे नेसेसरली क्या फायदा करने के लिए करता है, कॉम्पिटिटिवनेस अपने सामान के बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए फॉरेन मार्केट में, उसके लिए मेन लोग क्या करते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करते हैं। तो ये तो होता ही होता है, तो फर्स्ट है जो नेसेसरली होता है। अब सेकंड बोल रखा है इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ऐसा तो फॉरेन वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी की तो कम हो जाएगी ना, इसने बोल रखा है इंक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो थर्ड है इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, देखो ट्रेड बैलेंस में ट्रेड सरप्लस भी आता है, ट्रेड डेफिसिट भी आता है, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, ट्रेड सरप्लस हमारा बढ़ेगा, तो इम्प्रूव दोनों ही चीज़ थोड़ी ना इम्प्रूव होंगी, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। तो हमारा 8th का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ब्लैक मनी का सबसे
ब्लैक मनी का मेन जो कारण है चिंता का गवर्नमेंट के लिए, वो क्या, गवर्नमेंट के लिए चिंता का कारण क्या है, मेन चीज़ ये पूछिए। तो गवर्नमेंट के लिए ब्लैक मनी मतलब काला धन, काला धन मतलब आपने पैसा छुपाया और उस पर टैक्स नहीं दिया। तो गवर्नमेंट को मेनली आपके पैसे से टैक्स की जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको रिवेन्यू की ज़रूरत है। तो देख लो, तो लॉस ऑफ रिवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी का बस कंसेप्ट गवर्नमेंट के लिए वरी का कारण मेनली यही है। ठीक है, तो याद रखना जो टैक्स का इवेजन है वो मेन प्रॉब्लम है स्टेट एक्सचेकर के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट्स। देखो मोस्ट इन्फ्लेशनरी बताना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फ्लेशनरी मतलब सबसे ज़्यादा महंगाई किससे होएगी। ठीक है, महंगाई सबसे ज़्यादा किससे होएगी। फर्स्ट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, हमने पब्लिक डेट को वापस दे दिया, हमने मतलब जो भी गवर्नमेंट ने डेट लिया था वो वापस दे दिया, तो वापस दे दिया तो इससे महंगाई का क्या मतलब है। सेकंड है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस। देखो अगर पब्लिक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है, अगर पब्लिक से बोरो कर रही है तो वहां से क्या कर रही है, लोगों के हाथ से पैसे निकाल रही है, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, तो ये भी इन्फ्लेशनरी नहीं है। थर्ड है बोरोइंग फ्रॉम दी बैंक्स, अगर बैंक से बोरो गवर्नमेंट करती है, अगर बैंक से बोरो करती है तो वही है फिर लोगों के हाथ मतलब, तो बैंक्स जो लोन है वो पब्लिक को कम देंगे, अगर वो पब्लिक को लोन्स कम देंगे तो वही लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, और लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशनरी कैसे होगा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फोर्थ है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। न्यू मनी को अगर क्रिएट किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, मोनेटाइज डेफिसिट, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ठीक है, एक बार जाके जो हमने टेस्ट सीरीज करवाई है उसमें देखना ये सारे कंसेप्ट जो है ना हो चुके हैं। मोनेटाइज डेफिसिट जो है वो उसको बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को, न्यू मनी क्रिएट करना बजट डेफिसिट को। तो अगर न्यू मनी क्रिएट करेंगे वो सारी कहाँ जाएगी, मनी सप्लाई में जाएगी। तो यस, ये जो होगा ये मेन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा इन सब में। ठीक है, तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी यही होगा, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होगा, ये रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, हमने भी ये करवाया हुआ है, तो ये रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन है। तो मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में कब बढ़ेगा, देखो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक जो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करवाते हैं कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये अगर बढ़ेगा, अगर आरबीआई के पास उनका पैसा ज़्यादा होगा तो मनी सप्लाई में क्या होगा, पैसा कम होगा, अगर मनी सप्लाई में पैसा कम होगा तो मनी मल्टीप्लाई कैसे करेगी, तो ये तो नहीं होगा। फिर इंक्रीज इन एसएलआर, वही केस हो गया। अब ये एसएलआर क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो बैंक्स खुद के पास ही रखते हैं, जो बैंक खुद के पास ही रखते हैं वो लोन में प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर वो लोन में प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मनी मल्टीप्लाई कैसे करेगी, मनी मल्टीप्लाई कैसे करेगी और मनी सप्लाई में कैसे जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, यस बैंकिंग हैबिट पीपल की इंक्रीज होगी तो क्या होगा। और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से मतलब कोई मतलब नहीं है मनी मल्टीप्लायर का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैसे रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कोज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना है मतलब इन्फ्लेशन तो होना चाहिए, महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन लोग उसकी मांग करनी चाहिए, मतलब लोगों के पास पैसा होना चाहिए, लोगों के पास पैसा होना चाहिए और उसके कारण महंगाई बढ़नी चाहिए। ठीक है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए और लोग डिमांड करें तब वो महंगाई होनी चाहिए, वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में क्या होता है, पैसे क्या किए जाते हैं, आरबीआई क्या मतलब पैसे बांटते हैं। ठीक है, पैसा क्या करते हैं, जनता में बांटा जाता है। एक्सपेंशनरी मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है और लोग उससे लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। अगर पैसा इंक्रीज होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा और पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो यस डिमांड पुल इन्फ्लेशन इससे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड है फिस्कल स्टिमुलस, अगर गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस देती है तो उससे भी क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस देने से मतलब जैसे कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस दिया, बहुत सारे हर एक बैंक अकाउंट में 500 रुपये डाले, तो यस उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सेस वेजेस। देखो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या होते हैं, ऐसे मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को, उनके वेजेस को इन्फ्लेशन से वो कर देना। मतलब मान लो आप उनकी सैलरी है 10 रुपये और इन्फ्लेशन बढ़ गया 1 रुपये का, और
तो उनकी सैलरी जो है इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी, मतलब 10 की जगह क्या हो जाएगी, उनकी सैलरी 11 हो जाएगी। अगर उनकी सैलरी 11 हो जाएगी तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वो उतना ही खर्च करेंगे। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। उसके लिए इन्फ्लेशन इंडेक्सेस वेजिंग होते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो ना बढ़े, उसको स्टॉप करने के लिए। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेजेस, यही किया जाता है, इन्फ्लेशन को वेजेस से इंडेक्स कर दिया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। फोर्थ है हाई परचेजिंग पावर। देखो जितनी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी उतने लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जितनी ज़्यादा डिमांड करेंगे उतनी ज़्यादा वो भी बढ़ेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फोर्थ है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। देखो अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में राइज हो जाते हैं तो लोगों को लोन्स जो है वो क्या पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे, तो लोग लोन्स नहीं लेंगे। अगर लोन लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा, मनी इकोनॉमी में क्या होगी, कम होगी। अगर मनी इकोनॉमी में कम होगी तो लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। अगर कम डिमांड करेंगे तो इन्फ्लेशन तो होगा नहीं। ठीक है, इन्फ्लेशन तो होगा नहीं, तो हमें डिमांड क्या करनी है, बढ़ानी है, तो डिमांड तो इससे बढ़ेगी नहीं। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया, 1, 2 एंड 4। आंसर क्या आ गया हमारा, 1, 2 एंड 4। देखो एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से करो तो आपका जो आंसर है वो अच्छे से निकल आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के रिस्पेक्ट में हमें स्टेटमेंट्स बतानी है। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन टी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये न्यूज़ में भी चल रहा था क्योंकि रिसेंटली आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो यस रिटेल इन्वेस्टर से कर सकते हैं। सेकंड है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आरबीआई का। तो यस ये ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आरबीआई ऑपरेट करता है, नेगोशिएटेड डीलिंग ऑर्डर मैचिंग। थर्ड है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई। देखो इसको आरबीआई प्रमोट नहीं करता, याद रखना, इसको आरबीआई प्रमोट नहीं करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, साथ में कुछ बैंक जो लैंड करते हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो ये लगभग बैंक जो है ये मिलके इन्होंने इसको प्रमोट किया है, तो ये आरबीआई ने प्रमोट नहीं किया है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही है ना, मतलब इकोनॉमी में जो न्यूज़ में चल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन कंसेप्ट को कर लेना। उनके बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं 14 पे, वाटर क्रेडिट के बारे में बताना है। देखो वाटर क्रेडिट के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। बिल्कुल वाटर एंड सैनिटेशन के लिए करते हैं। इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर एज। देखो डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च नहीं किया है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, इसको डब्ल्यूएचओ और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया है। और यस इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखो ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा चुके हैं। ठीक है, पर अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो ये भी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन था, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। और ये क्या था, ये था केवल और केवल जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो उनको टेम्परेरी क्राइसिस को कंप्लीट करने के लिए पैसा देना, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, तो केवल लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो आरबीआई के लिए यूज होता है वो केवल सेकंड स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस। और कल मैंने बताया था कि जब इंटरबैंक लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो बैंक्स जो आरबीआई के पास जाते हैं तो वो कौन सा लोन देता है, वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और उसका जो रेट होता है वो रिवर्स जो रेपो रेट होता है उससे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, जब बैंक्स के पास इंटर बैंक लिक्विडिटी कम हो जाती है तो बैंक्स किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं और उनसे बोरो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो याद रखना इसका आंसर हो गया बी। तो इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो है आरबीआई, देखो आरबीआई से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, लगभग 3-4 क्वेश्चन में आरबीआई है, तो आरबीआई कितना इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीआई से क्वेश्चन आते हैं, करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, आरबीआई करंट और प्लस बेसिक्स, बस यही क्वेश्चंस हैं
तो बेसिक्स आपके कंसेप्चुअल बेसिक्स, ठीक है, जो कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको हर एक टॉपिक में कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेसिक्स के, और जो करंट हैं उसके साथ आप बेसिक को लिंक करो और उसके साथ पढ़ो, तो आपके जो कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें गलत नहीं होगा। और आरबीआई काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, मनी सप्लाई वगैरह जो चीज़ें हैं वो मैक्रो इकोनॉमी की वो अच्छे से पढ़ के जानी है, तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारी टेस्ट सीरीज आप करके गए होंगे तो मेरे ख्याल से आपके 2 to 3 क्वेश्चन ही नहीं हुए होंगे, इसमें से कम 12 to 13 क्वेश्चन आपने इसमें से कर दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और अगर आपने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज और हमारी टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करो और हमारी वो वाली सीरीज आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे होगा। तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।